Hello everyone, this is the first chapter for grade 10 that is life process. ये चैप्टर ग्रेड 10 में टोटल 5 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, जिसमें से लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, ओके, today's session. So the topic to be covered today in this lecture, we are going to cover these following topics, that is the introduction part, nutrition heading, and digestion. So first point here, our first heading is life process. Okay. So what is life process? अगर हमें अंडरस्टैंड करना हो कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, तो सिंपली हमें समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शन, ऑल द फंक्शंस मेंशन कर सकते हैं, जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ऑल द फंक्शन दैट occurs in occurs in an organism, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं फॉर द सर्वाइवल और द एसेंशियल फंक्शन आपको होंगे, ठीक है, ऑल द एसेंशियल फंक्शन, यानी बिना इसके लाइफ की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ऑल द एसेंशियल फंक्शन दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, यानी विदाउट दीज फंक्शन लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सिंपली अपने वर्ड्स में आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक इंस्टेड या इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस स्टेट में हो, क्या आप सो रहे हो या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। हम यहाँ आगे लिख सकते हैं इसको प्रोसीड करके कि इररेस्पेक्टिव, ये फंक्शन मतलब इन चीजों से इंडिपेंडेंट होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी और स्टेट ऑफ द बॉडी, ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी और स्टेट, ये फंक्शन जो होंगे आपकी बॉडी में होते रहेंगे। तो सिंपली हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, लाइफ प्रोसेस से हम क्या समझते हैं, जितने भी एसेंशियल फंक्शन है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं लाइफ को सरवाइव करने के लिए, इररेस्पेक्टिव और या इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्टिविटी और स्टेट, यानी आप उस टाइम क्या कर रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, खेल रहे हो, ये फंक्शंस आपकी बॉडी में होते रहेंगे ताकि लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हमें लेना हो लाइफ प्रोसेस के, एग्जाम्पल क्या क्या है, तो हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है, आप हर टाइम ये प्रोसेस होती रहती है, नॉट फॉर अ सेकेंड आप इस प्रोसेस रुकती नहीं है, ठीक है। या न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ठीक है, ये प्रोसेस आपकी बॉडी में होती रहती है। एक्सक्रीशन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, लाइफ प्रोसेस के, ओके। फर्दर ये एक आपको ये हमने लाइफ प्रोसेस की अपनी एक होती है अपनी डिफिनेशन, ये आप की डिफिनेशन है कि लाइफ प्रोसेस क्या है, ऑनगोइंग एसेंशियल फंक्शन है दैट परसिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी और स्टेट, डिफाइनिंग द कॉन्टिन्यूअस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं, न्यूट्रिशन अगर सिंपली अंडरस्टैंड करना हो कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम कहेंगे न्यूट्रिशन जो खाना हम खाते हैं, द फूड वी ईट, और जिस उससे जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उस न्यूट्रिएंट का बॉडी में यूज हो जाना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ, अगर हमें इसे वर्ड में लिखना है तो हम मेंशन करेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका बॉडी में यूटिलाइज होना, यूटिलाइजेशन, the process of taking food and its utilizing within the body, बॉडी में उसका यूटिलाइज हो जाना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। अब फूड जो हमने लिया, उस फूड में न्यूट्रिएंट्स होंगे, हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रिएंट के आपके, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। मिनरल्स, ये सब आपके न्यूट्रिएंट, यानी जो खाना हमने खाया उस खाने का बॉडी में यूटिलाइज हो जाना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिशन जो होते हैं मेजरली टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन,
2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस कि वो किस तरह से इस खाने को लिया जा रहा है और कैसे इसका यूज किया जा रहा है। तो फर्स्ट हमारे हो जाएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पे ऑटो मीन्स होता है सेल्फ से। ठीक है, सेल्फ अपना खाना बनाना, सेल्फ फूड प्रिपेयर करना। अगर खाना खुद बना रहे हैं तो उस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। उसी तरह जो हेट्रो की मीनिंग आती है डिफरेंट, वो ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट सोर्स से खाना लेते हैं। तो डिफरेंट सोर्स क्या हो सकता है? या तो हम प्लांट से खाना ले, डिफरेंट सोर्स क्या हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा या तो वो प्लांट से खाना लेगा या किसी अदर एनिमल से खाना लेगा। तो डिफरेंट सोर्स से वो खाना ले रहा होता है। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। और ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ कहलाएगा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में अगर एग्जांपल हमें मेंशन करना हुआ कि ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्पेशली प्लांट्स, या कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ होते हैं। सम बैक्टीरिया जो होते हैं उनका न्यूट्रिशन का टाइप क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। अब सम बैक्टीरिया में कौन होंगे? एग्जाम्पल आपसे मेंशन करने बोलता है तो आप बोलोगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इनका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है, तो इसमें आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि साइनोबैक्टीरिया अलग है या ब्लू ग्रीन एल्गा क्या है। ये दोनों एक ही नेम है। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। ठीक है, फर्दर जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अब वो जो है अपना खाना किसी मेथड से बना रहे होंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके, सब्सटेंस का यूज करते हैं फूड को प्रिपेयर करने में, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड। ठीक है, ऑफ फूड। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। ये क्या हो गया? आपका इनऑर्गेनिक सोर्स हो गया। ठीक है, जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, अगर हमें इनका एग्जांपल देना हो, ह्यूमंस सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? ह्यूमंस। जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल एनिमल्स कम अंडर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, और क्या हो जाएंगे? फंजाई। फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ। ओके, सो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis. The process used by the autotroph for the preparation of food is called photosynthesis. photosynthesis अगर वर्ड आप देखोगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें फोटो की मीनिंग आती है आपकी, फोटो मीन्स होता है लाइट से, और सिंथेसिस वर्ड की मीनिंग हो जाती है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, सो लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन करना। किस चीज का? फूड का फॉर्मेशन करना। तो लाइट की प्रेजेंस से फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कोई चीज है जो लाइट को एब्सॉर्ब कर रही है, लाइट को एब्सॉर्ब कर रही है। तो ग्रीन प्लांट्स में, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है, अ ग्रीन पिगमेंट। ये क्या करता है? ये क्लोरोफिल ट्रैप करता है। ये क्या करता है? क्लोरोफिल ट्रैप्स ए ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ये क्या करता है? ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, और इसको कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है दिस क्लोरोफिल। और होता कहाँ पे है ये? ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होंगे, लाइक प्लांट की लीव्स हो गई, मैक्सिमम जितनी भी लीव्स होती हैं वो ग्रीन इन कलर होती हैं, या कह सकते हो आप जो यंग स्टेम्स होती हैं। तो ठीक है,
ये कैसी होती है, ग्रीन इन कलर होती है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। और ये हेल्प क्या करता है, ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम स्टेप्स की बात करें तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हो गई कि लाइट एनर्जी, नहीं, पहले हम लिखेंगे कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ट्रैप लाइट, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इन लाइट एनर्जी, आप लिख सकते हो लाइट एनर्जी, एंड कन्वर्ट इट इन द केमिकल एनर्जी। ओके, केमिकल एनर्जी में इसे बदल देगी। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, अगर हमें इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी हुई कि इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन, तो हम मेंशन क्या करेंगे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमने बोला कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं। मैंने पीछे मेंशन भी किया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है आपके, दिस वन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ, प्लस वाटर का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सनलाइट, सनलाइट, ठीक है, प्लस प्लांट के अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये हेल्प करता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, क्लोरोफिल, ठीक है। सो दिस क्लोरोफिल ट्रैप्स द लाइट एनर्जी और कन्वर्ट कर देगा ये इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें, शुगर में, इसमें कन्वर्ट कर देगा शुगर में, ठीक है, वेट, या कार्बोहाइड्रेट में, तो हम कहेंगे C6H12 और O6, इसमें कन्वर्ट कर देता है। प्लस और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन जो कि रिलीज होगी, प्लस कुछ वाटर भी बनेगा, ठीक है। दिस वन इज द दिस वन इज द कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। ओके, सो हमारा सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी कि वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है, वाटर splits into hydrogen and oxygen. Okay, and the third step कि कार्बन डाइऑक्साइड है, द कार्बन डाइऑक्साइड ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, शुगर में, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू शुगर, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस हो जाना मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका रिडक्शन हो गया, तो हम इसी चीज को कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया और बनाया क्या इसने, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब ये जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट प्लांट ने बनाया, ये प्लांट का खाना है, खाना इसने बनाया। तो हमारे केस में, अगर ह्यूमंस के हम केस में, हम खाना बनाते तो नहीं है बट कुक तो करते हैं। उस खाने को जब हम कहीं पे रखते हैं, ठीक है, उस खाने को जब हम कहीं पे रखते हैं, हमने खाना बनाया, खाने के लिए हम सब बैठे, जितना खाना हमने यूज करना था हमने उतना खाना यूज कर लिया, मतलब खाया, जितनी हमें भूख थी, हमें जरूरत थी, ठीक है, उस खाने को हमने यूज किया, ठीक है। अब जो खाना बच जाता है, जो लेफ्ट ओवर फूड होते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। लेकिन हम जो स्टोर करते हैं दैट इज अ कुक्ड फूड। प्लांट क्या बना रहा है अब, ये फूड खुद प्रिपेयर करता है, हम फूड को कुक करते हैं। मैं ये बस एग्जांपल यहाँ पे ये देना चाह रही हूँ, जिस तरह प्लांट भी अपना खाना बनाता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट इसने बनाया, ठीक है। जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है, जो एक्सेस अमाउंट होता है, उसको ये स्टोर कर देता है। तो प्लांट जो स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करता है, यानी जितनी उसको जरूरत थी उसने यूज किया अपनी डिफरेंट फंक्शन, अपनी एक्टिविटीज के लिए, और रेस्ट फूड को उसने स्टोर किया, लेकिन स्टोरेज का लेकिन फॉर्म बदल गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को इसने बदल दिया स्टार्च में, ठीक है। तो स्टार्च जो है प्लांट का रिजर्व फूड है। अब प्लांट को जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये स्टार्च को वापस कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इसमें, शुगर में, ठीक है, कन्वर्ट करेगा इस सिंपल शुगर में, कार्बोहाइड्रेट में, और फिर इसको यूज करेगा। और
जिसकी जरूरत नहीं होती उसको ये फर्दर कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में। उसी तरह से एनिमल्स के केस में जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, जो खाना हम ह्यूमंस खाते हैं, उस खाने को जितना खाना हमें रिक्वायर्ड होता है, यूज होता है, हमारी बॉडी को यूज होता है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, एट दैट टाइम वो यूज हो जाता है। और रेस्ट फूड जो होता है ह्यूमंस की बॉडी में भी स्टोर्ड हो जाता है। तो ह्यूमंस में, ठीक है, या एनिमल्स के केस में जो फूड स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड फूड का जो फॉर्म है क्या है, दैट वन इज ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर्ड हो जाता है। यानी हमने जितना खाना खाया उसका, उसके लिए हमारी बॉडी में उस टाइम जो एक्टिविटीज हो रही होंगी, जो भी फंक्शंस हो रहे होंगे, वो फूड वहां पे यूज हुआ। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फूड होगा, जो एक्सेस फूड होगा, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और फिर हमारी बॉडी जब जब हमारी बॉडी फास्टिंग करती है, जब हमें टाइम खाना नहीं मिल रहा होता है, तो ये ग्लाइकोजन फर्दर कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी देता है। और प्लांट्स के केस में भी ये स्टार्च जो होता है वो स्टोर्ड होता है, जब प्लांट को रिक्वायर्ड होता है फिर ये स्टार्च कन्वर्ट होता है और प्लांट को एनर्जी देता है। ओके, ये आपकी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन की यहाँ पे एक डेफिनेशन यहाँ दी हुई है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसकी 3 मेजर स्टेप्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें मेंशन है। नेक्स्ट हमारा है, और नेक्स्ट इज, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने वाला क्या है कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये जो सीक्वेंस है कि पहले क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है ये इमीडिएट प्रोसेस नहीं होती कि ये स्टेप हुई देन ये स्टेप हुई इसके बाद ये स्टेप होगी। ये हर प्लांट में सिमिलर नहीं होता है। इन केस ऑफ एक्सेप्शन क्या है, इन केस ऑफ डिजर्ट प्लांट, जितने भी डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, डिजर्ट प्लांट में अगर आप इन्वायरमेंटल कंडीशन देखो तो हाई टेम्परेचर होता है। डिजर्ट प्लांट जहाँ पे होते हैं टेम्परेचर इज हाई। ओके, डिजर्ट में टेम्परेचर इज हाई, सेकेंड हाई टेम्परेचर, एंड सेकेंड वन इज कि वाटर जो होता है, वाटर जो होता है वो लेस होता है, लेस वाटर इज अवेलेबल। ओके, तो वाटर लेस अवेलेबल है और टेम्परेचर हाई है, तो प्लांट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कॉन्टिन्यूअस एक सीक्वेंस में फॉरन फॉरन इमीडिएट नहीं होती है। रीजन कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और वाटर जो होता है लेस अवेलेबल होता है। तो प्लांट क्या करता है, ये प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, चलो इसको भी हम देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट के अंदर मेजरली लीव्स में और ग्रीन स्टेम में थ्रू स्टोमेटा होता है। किससे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये स्टोमेटा जब प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को निकालेगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन को निकालेगा उस टाइम पर, इसको ही हम कहते हैं कि गैसेस एक्सचेंज है, उस टाइम पे कुछ वाटर भी इसके साथ एटमॉस्फेयर में जाएगा। ऐसा क्या होगा, तो जो डिजर्ट प्लांट है या सेमी एरिड प्लांट्स हैं जो एरिया सेमी एरिड एरियाज में पाए जाते हैं, तो उसमें वाटर की कमी होगी। ऑलरेडी यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम थी, वाटर लॉस होगा तो ये प्लांट सरवाइव करना मुश्किल होगा। तो ये प्लांट डिजर्ट प्लांट करते क्या है, इनका जो स्टोमेटा होता है ड्यूरिंग डे, ये स्टोमेटा क्लोज होता है, क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम ये क्या होता है, सॉरी, क्लोज होता है। और ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन होता है। अब नाइट में जब ओपन होगा तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब ये प्लांट जो है गैस को कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ से वाटर का लॉस होना मिनिमम होगा, मिनिमम। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड
प्लांट जो है नाइट टाइम में लेता है और अपना स्टोमेटा ओपन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बनाता है और ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट, जब इसको प्लांट को सनलाइट अवेलेबल होती है, नाइट में इसने स्टोमेटा ओपन किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, फिर डे टाइम में स्टोमेटा फिर से क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, क्लोज हो गया, लेकिन सनलाइट अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्लांट के पास आ गई है, तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मेंशन करना मेन पॉइंट ये था कि ये जो प्रोसेस है ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस तो है बट इमीडिएट प्रोसेस नहीं है। वन बाय वन ये स्टेप्स होंगी बट इमीडिएटली नहीं होंगी। इन केस ऑफ डिजर्ट प्लांट आपने ये चीज देखी। ठीक है, न्यूट्रिशन, ये हमारी, सॉरी, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइंस है कि एनसीईआरटी क्या बोल रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या है कि कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस, यानी जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उन्हें चाहिए होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं, दैट इज कार्बन और एनर्जी जो भी रिक्वायरमेंट है इनकी। ठीक है, आउटसाइड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कर लेते, कन्वर्ट कर देते कार्बोहाइड्रेट में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट जितना यूज करना होता है प्लांट को वो यूज करता है और जो बचा हुआ होता है उसको स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स हमने पीछे पढ़ रखे हैं। जो सर्व, ये स्टार्च जो है इंटरनल एनर्जी रिजर्व का काम करता है, जब प्लांट को, जब ये व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, प्लांट इसको यूज करेगा दोबारा से। ठीक है, समवॉट सिमिलर सिचुएशन जो होती है हमारे अंदर भी देखी जाती है, जहाँ पे एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब हमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी लाइक ड्यूरिंग फास्टिंग, तो हम इस ग्लाइकोजन को वापस से कन्वर्ट होगा शुगर में और हम इसका यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, ये एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी है कि क्लोरोफिल का क्या रोल होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि कि क्लोरोफिल क्या रोल पर प्ले करता है, कैसे हेल्पफुल है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम क्या मेंशन करेंगे, इसके लिए एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी परफॉर्म किया गया। उसमें किया क्या गया है, पहले हम लेंगे पॉटेड प्लांट, और पॉटेड प्लांट होगा किसका, क्रोटॉन का। ठीक है, क्रोटॉन का लेने का रीजन क्या है कि इसकी जो लीव्स होती हैं, ये आप देख रहे हो कि जगह जगह पे ये वेरीगेटेड लीव्स हैं, यानी ग्रीन पैचेस है, इसके अलावा येलो लीफ है। ठीक है, सेकेंड क्या करेंगे, इस पॉटेड प्लांट को हम 3 डेज के लिए, 3 डेज के लिए डार्क रूम में रख देंगे, डार्क रूम में रख देंगे। उससे होगा क्या, जो ये ग्रीन पार्ट है, कि हमने पढ़ा है कि जो ग्रीन पार्ट है वहां पे क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो होता है हमने पढ़ा कि लाइट एनर्जी ट्रैप करता है और बनाता क्या है, फूड प्रिपेयर करता है, दैट इज स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर करता है। तो जब आप 3 डेज के लिए इसको डार्क रूम में रखोगे तो ये स्टार्च जो है प्लांट यूज करेगा, जो इसका स्टोर्ड फूड है। प्लांट क्योंकि इस टाइम पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है। ठीक है, ये नहीं हो पा रही है, तो क्या करेगा, अपने जो रिजर्व फूड है प्लांट उसको स्टोर करेगा, सॉरी यूज करेगा, नॉट स्टोर करेगा, इस स्टोर्ड फूड को ही प्लांट यूज करेगा। फिर 3 डेज, अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, उसने अपना फूड, रिजर्व फूड यूज किया, तो अब उसका स्टार्च जो है, जो रिजर्व फूड है, नियर टू फिनिश होने पे, खत्म होने पे, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट को 6 to 8 आवर्स जो है सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, इसके वापस हम सनलाइट में रख देते हैं। ठीक है, और जो इसके पैचेस हैं जहाँ पे ग्रीन ये पैचेस है, इसको आप मार्क कर लो। इसके बाद इसकी एक लीफ को हम प्लग कर लेंगे। ठीक है, प्लग करके इसको क्या करेंगे हम, अल्कोहल में
बॉयल कर लेंगे। ऐसा करने से होगा क्या, लीफ जो होगी वो डीकलराइज हो जाएगी, यानी अपना कलर निकाल देगी। ठीक है, लीफ का कलर कंप्लीटली हट गया, यानी अब ये इस पे कोई कलर नहीं है, ना ही ग्रीन कलर ना ये कोई येलो कलर है। ठीक है, इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे। डिस्टिल वाटर से इसे वॉश कर लेंगे। फर्दर क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम गेट इस लीफ को हम डिप कर देंगे इन आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। आयोडीन टेस्ट कब करते हैं, आयोडीन टेस्ट यूज होता है फॉर स्टार्च, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस लीफ को हम क्या करेंगे, आयोडीन में डालेंगे। हम देखते क्या है कंक्लूजन, हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है कि जो जो ग्रीन पैचेस यहाँ पे थे, हमने उसे मार्क किया था, वो ग्रीन पैच जो थे वो जो है वो ब्लूइश ब्लैक हो जाते हैं, ब्लूइश ब्लैक इन कलर होते हैं। ये आयोडीन का टेस्ट है। ठीक है, ये आयोडीन टेस्ट है फॉर द स्टार्च, कि जिस एरिया में जो अगर स्टार्च होगा तो स्टार्च जो है आयोडीन के साथ जब मिलता है, स्टार्च प्लस आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर देता है ये। ठीक है, तो ग्रीन पैचेस जहाँ पे थे वो एरिया क्या दिखा रहा है, ब्लूइश ब्लैक हो जा रहा है। और जो येलो एरिया था जहाँ पे ग्रीन पैचेस नहीं थे वो ब्राउनिश रेड हो जाता है, ब्राउनिश रेड। तो ब्लूइश ब्लैक देने का मतलब क्या है कि इस एरिया में आपका स्टार्च स्टोर्ड है, स्टार्च था, दैट्स वाई कि ये ब्लूइश ब्लैक कलर दे रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, यानी प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करता है। अगर ये क्लोरोफिल ना हो तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं कर सकता। सिंपली ये एक्सपेरिमेंट आपका बता रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है कि कैसे आप ये प्रूफ करोगे कि क्लोरोफिल मस्ट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें याद होना चाहिए। इस तरह के एक्सपेरिमेंट प्लांट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि कैसे आप ये प्रूफ करोगे कि क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मस्ट होता है प्लांट के लिए, या पूछेगा कि सनलाइट क्यों मस्ट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्या विदाउट सनलाइट क्या आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इस चीज को आप प्रूफ करो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, दैट्स वाई मैं ये एक्सपेरिमेंट्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जो ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, हाउ डज प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है। हमने पीछे देखा कि प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, ग्रीन पार्ट्स, दैट इज प्लांट की लीव्स या उसकी यंग स्टेम्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हैविंग स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा एक माइन्यूट पोर है, माइन्यूट पोर है जो ग्रीन लीव्स या यंग स्टेम्स में प्रेजेंट होगा। माइन्यूट पोर हेल्प हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जिस तरह हमारी बॉडी में माउथ या हमारी नोज हेल्प करती है गैस के एक्सचेंज में, उसी तरह प्लांट्स में ये स्टोमेटा होते हैं जो गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग ओपन और क्लोज होगा तो प्लांट में गैस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर को जाएगी। ठीक है, इसके अलावा प्लांट में गैसेस एक्सचेंज जो होता है, अदर पार्ट जो नॉन ग्रीन पार्ट है, गैसेस एक्सचेंज लाइक नॉन ग्रीन पार्ट जो हुए, जैसे कि आपकी जो स्टेम हो गई, नॉट ग्रीन स्टेम, ओके, ये ग्रीन स्टेम्स नहीं, स्टेम जो रूट्स हुई, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि वहां पे गैस का एक्सचेंज नहीं होगा।
गैसेस एक्सचेंज वहां से भी होता है, लेकिन वहां पे स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होता, तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा किस चीज से? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये गैसेस एक्सचेंज होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपकी बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन आपका है इस इमेज से बेस्ड, कि ये इमेज एनसीईआरटी की एग्जैक्टली ये इमेज उठा के रख दी गई है बोर्ड के पेपर में आपकी, और इससे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, सॉरी, ये देखो आप, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। ये तो प्लांट, ये आप देखो, ये पार्ट को इंडिकेट करके पूछ रहा है कि, ये देखो आप, ये आपका बोर्ड का पेपर में क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है? कि सेल थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस, जहां से गैसेस एक्सचेंज होती, तो हमें क्या पता है कि स्टोमेटा, तो हमें थ्रू डायग्राम इसका पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टोमेटा एग्जैक्टली है कहाँ। तो ये आपकी इपिडर्मल सेल हो गई, ये आपकी, ये होता है स्पॉन्जी, और ये होता है पेलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, ये सेल्स हैं, ये भी सेल है, ये भी सेल है। ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस, और ये पार्ट जो है आपका, ये ये हो गया आपका स्टोमेटा, द फोर्थ वन, ये स्टोमेटल ओपनिंग है ये, और ये है आपकी गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जिससे गैसेस एक्सचेंज होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ये आपका है स्टोमेटा, दिस वन इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की पोजीशनिंग देखो आप, यहाँ पे अगर मैं इसको इरेज करूँ, को आप, तो यहाँ पे देखो ये लाइनिंग क्या दिखा रही है? स्टोमेटा मेंशन कर रही है कि ये आपका स्टोमेटा है, यही आपका स्टोमेटा है। तो फोर्थ क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सो एनसीईआरटी की जो इमेजेस हैं उससे भी हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, ये पीवाईक्यू है लास्ट ईयर, नॉट एग्जैक्टली लास्ट ईयर, ये किसी ईयर में पूछा गया था, मैंने ईयर यहाँ मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो हाउ डज प्लांट कंटेन, हाउ डज द प्लांट ऑब्टेन और कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हम इसे, इसका आंसर पता है कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है। अगर मैं इस टोमेटो का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये देखो आप, ये मैंने इसकी ओपनिंग बनाई, ये आपका स्टोमा हो गया, स्टोमेटा, और नॉट स्टोमा, ओके, स्टोमेटा, स्टोमा जो होता है हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ते हैं, एंड दिस वन इज द गार्ड सेल्स। इसके अलावा इसके अराउंड अदर सेल्स भी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल्स। तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका हो गया? स्टोमेटा का यह स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे इसको लेबल करना हुआ तो ये हो गई आपकी सब्सिडरी सेल्स कहलाती हैं ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा, ये स्टोमेटल ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग, और ये दोनों जो है आपकी कहलाएंगी गार्ड सेल्स। ये क्या है? गार्ड सेल्स है। ये गार्ड सेल्स ही इस स्टोमेटा को, गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स होती हैं, हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपन और क्लोज करने में हेल्प कौन करता है? ये गार्ड सेल्स, ये जो गार्ड सेल्स हैं आपकी। ठीक है, ये हेल्प करती हैं। कैसे? जब वाटर जो है ये अंदर आएगा, कलर चेंज करते हैं, वाटर जो है बाहर से जब अंदर आएगा इन गार्ड सेल्स के अंदर, वाटर आया, क्या आ रहा है? वाटर। तो सेल स्टोमेटा जो ये जो गार्ड सेल होगी, वाटर कम्स इनसाइड द गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स में जब पानी आएगा तो ये क्या होंगे? स्वेलन अप हो जाएंगे, स्वेलन, स्वेल्स अप, या आप कह सकते हो टर्जिड हो जाएंगी, विद इन ब्रैकेट हम क्या लिख लेंगे? ये टर्जिड हो जाएंगी।
तो उससे क्या होगा, ये स्टोमेटल ओपनिंग ओपन हो जाएगा। रिजल्ट्स ओपन स्टोमेटा। ठीक है, जब स्टोमेटा ओपन होगा तो गैस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके, या नाइट में भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा, जब यही वाटर प्लांट इससे बाहर निकल जाएगा। अब यही वाटर जब बाहर निकलेगा यहाँ से, नॉट फ्रॉम हियर, 1 मिनट। अब यही वाटर जो होता है जब इन गार्ड सेल से बाहर जाएगा, पहले टर्चिड हो गई, अब वाटर जो है बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएंगी, वाटर जब कम्स आउट ऑफ द गार्ड सेल, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड, दे बिकम फ्लैसिड। ओके, दे बिकम फ्लैसिड यानी श्रिंक कर जाएंगे आप ये। और क्या होगा, ये स्टोमेटा रिजर्व्स क्लोज्ड स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें कि स्टोमेटा अगर क्लोज हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है, ये हमने बहुत, ये स्टोमेटा, दिस वन इज द गार्ड सेल और ये इसकी सब्सिडरी सेल्स हो गई। ठीक है, तो स्टोमेटल ओपनिंग ये क्या हो गई, अब क्लोज हो गया, क्लोज स्टोमेटा दिखा रहे हैं ये। ठीक है, और ये क्या हो गए, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। ठीक है, जब वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो गार्ड सेल क्या होती है, हेल्प करती है इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये पॉइंट आप याद रखना, ओपन और क्लोज क्यों होती है, जब वाटर कम्स इन साइड तो गार्ड सेल जो होंगी ये टर्जिड हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जब ये वाटर बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो यही स्टोमेटा हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने विद इन द प्लांट्स। इसके अलावा मैंने मेंशन किया कि जो आपकी रूट्स या स्टेम्स होती है वहां से भी गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये एक एक्टिविटी है, ये भी एनसीईआरटी की आपकी एक्टिविटी है, जहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब तक हमने पीछे हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये हेल्पफुल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पीछे की एक्टिविटी में हमने क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस देखा। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो उसके लिए एक्टिविटी एनसीईआरटी में क्या परफॉर्म की गई है कि 2 ग्रीन पॉटेड प्लांट्स लिए गए, टेक 2 ग्रीन पॉटेड प्लांट्स, ओके, ले लिया गया। अब दोनों प्लांट्स को जो होता है बेल जार, इस बेल जार से, इस वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेश, ये वॉच ग्लास है और ये बेल जार है, ठीक है, इस बेल जार से कवर कर दिया गया दोनों ही प्लांट्स को, कवर्ड विथ बेल जार। ठीक है, ये ग्लास का जार है, इससे कवर कर दिया गया। जो ए होगा, पॉट ए के अंदर एक वॉच ग्लास रखा गया, कंटेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैं केएच लिख दे रही हूँ, इन ए वॉच ग्लास। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करती क्या है, इसका फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ये एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और दूसरे में क्या किया गया, ये ग्रीन पॉटेड प्लांट को, पॉट बी को एज सच रख दिया गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा गया, नहीं कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ नहीं रखी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रैप करे। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, पहले इस प्लांट को, पहले आप जो है वो डार्क में रखोगे ताकि इसका जितना भी इस स्टार्च है वो निकल जाए, यूज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी एब्सॉर्ब हो कर लेगा ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इसको लाइट में रखा जाता है। ठीक है, और बेस पे कहा जा रहा है, इस बेल जार के बेस पे जो है वो वैसलीन लगा दी जाती है ताकि कोई भी एयर अंदर अब ना जा सके, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसे बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्या किया जाता है,
नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कर रहे हैं कि जब लाइट में रखा गया इस पॉटेड प्लांट को, फिर दोनों पॉट ए और पॉट बी, ए और पॉट बी दोनों से एक एक लीफ को प्लग कर लिया गया। और इनको जब प्लग किया गया, फिर हम सेम प्रोसेस जो लास्ट प्रोसेस किए थे कि पहले इथेनॉल में बॉयल करेंगे, या अल्कोहल क्या हो गया, आप अल्कोहल में बॉयल कर लोगे जिससे लीफ जो होगी डीकलराइज हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप कि इसको आप डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लोगे, देन आप आयोडीन टेस्ट करोगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे दोनों लीफ के अंदर। तो देखा क्या क्या रिजल्ट क्या दे रहा है ये, कि जो पॉटेड प्लांट ए है उसकी जो लीव्स हैं वो आयोडीन टेस्ट, निगेटिव आयोडीन टेस्ट दे रही हैं। दैट मीन्स वो ब्लूइश ब्लैक नहीं हो रही हैं, ब्लूइश ब्लैक नहीं हो रही हैं। दैट मीन्स कि इनकी जो लीव्स हैं उनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। दैट इज कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ले ली जा रही है इस प्लांट से, तो एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी प्लांट जो है अपना खाना नहीं बना रहा है इन केस ऑफ पॉट ए। ठीक है। और पॉट बी में देखा क्या गया, ब्लूइश ब्लैक कलर मिलता है, हैविंग ब्लू या गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। ओके, ब्लू ब्लैक, जिसका मतलब ये आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव हुआ, यानी इस लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कार्बन, कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी सिंपली। ठीक है, ये एक्टिविटी बता रही है आपको। अब नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा। तो ऑटोट्रॉफिक में ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल हमने प्लांट्स को देखे, प्लांट्स अपने खाना कैसे बना रहे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, डिपेंड्स अदर्स। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया कहाँ जाएगा, पहले हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, पीछे हमने इसको चीज को देखी थी, डिपेंड्स अदर्स फॉर देयर फूड। ओके, अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करेंगे। अब ये अदर्स कौन हो जाते हैं, या तो ये प्लांट होंगे या तो कोई एनिमल होगा। ठीक है, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर एनिमल से भी फूड ले रहे हैं तो एनिमल्स भी ये होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, करते हैं ना, या प्लांट्स से डायरेक्टली अपना फूड लेते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं अपना खाना इस तरीके से लेते हैं। अब ये हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं ये किस तरह से, क्या ये अपने फूड को कैच करने के लिए रनिंग करते हैं, जैसे कि आपके कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, जो अपने खाने को कैच करने के लिए लाइक डियर या गोट, इनको पकड़ते हैं और कैप्चर करते हैं और खाते हैं। क्या ये हेट्रोट्रॉफ्स किस तरह के हैं, दूसरा क्या हो सकते हैं कि क्या कोई हर्बीवोर्स हैं जो अपना खाना जो है ग्रास या ग्रीन लीफ से ले रहे हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि हेट्रोट्रॉफ्स कौन से हैं, क्या ये हर्बीवोर्स हैं या ये कार्निवोर्स हैं। इसमें वेरिएशन हो गया हेट्रोट्रॉफ्स में। दूसरा कि जो हर्बीवोर्स हैं क्या वो अपना खाना लिविंग बॉडी से ले रहा है, बिना उसको लिविंग बॉडी से ले रहा है बिना उसको इन्फेक्ट किए, विदाउट इन्फेक्ट किए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, लिविंग बॉडी से खाना लेना, ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसके अंदर लिविंग बॉडी से खाना लिया जा रहा है बिना उसको इन्फेक्ट किए, जैसे कि लाइस। ठीक है, आपके अंदर क्या है, लाइस होती हैं जो, ये क्या है आपके बालों में होती हैं, आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसा कॉज नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसको क्या कहते हैं हमें, ये पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, हेट्रोट्रॉप्स के अंडर ये आते हैं। तो वो जो लिविंग बॉडी से खाना लेते हैं बिना उनको इन्फेक्ट किए हुए। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ्स कैसे होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफ्स लाइक जो फंजाई होते हैं। ठीक है, फंजाई, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि ये अपने खाने को बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी से आउटसाइड ऑफ द बॉडी,
आउटसाइड बॉडी के क्या करते हैं, अपने फूड को डाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्ट करने के बाद फिर इसको बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, डाइजेशन यानी बाहर हो रहा है। डाइजेशन कहाँ हो रहा है, बाहर। अदर्स में क्या होता है कि डाइजेशन जो होता है फूड को लेने के बाद होता है, यानी जो होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक यानी जिनके अंदर जो डाइजेशन की 5 प्रोसेस, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन की प्रोसेस होती है। यानी इन्होंने सॉलिड फूड लिया, खाना लिया, फिर ये 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो होते हैं आपके होलोजोइक एनिमल्स। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये भी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो अगर हमें एक चार्ट के फॉर्म में इसको समझना हुआ, ठीक है, वेट, तो इसको हम कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो खाना किस तरीके से ले रहे हैं, उस बेसिस पे हेट्रोट्रॉफ्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं कि वो अपना खाना कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं कि हेट्रोट्रॉफ्स फर्दर डिवाइड होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स जो लिविंग बॉडी से खाना लेते हैं, लिविंग बॉडी विदाउट इन्फेक्ट किए उनको। ठीक है, उन्हें बिना इन्फेक्ट किए खाना लेते हैं। ठीक, दूसरा फंजाई हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, सेप्टोफाइट्स, जो डेड और डिकेइंग चीजों से अपना खाना लेते हैं। डेड एंड डिके, सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेंगे। थर्ड वन इज होलोजोइक। होलोजोइक क्या होते हैं, जो अपना खाना सॉलिड फूड इंगल्फ करते हैं और डाइजेशन की 5 प्रोसेस को फॉलो करते हैं। 5 प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। इनको हम क्या कहते हैं, होलोजोइक। तो होलोजोइक में क्या हो गए, हम ह्यूमंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, हम ह्यूमंस। पैरासाइट्स में क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल आपको जैसे मैंने दिया, लाइस या मॉस्किटो का भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। मॉस्किटो ये हमसे ब्लड सक करते हैं, बिना हमें इस तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं देते कि हमारी बॉडी को इससे कुछ परेशानी हो, ये लाइस। ठीक है, फंजाई जो कि सेप्रोफाइट्स के अंदर आते हैं, तो एग्जाम्पल इसका फंजाई हो जाएगा, जिसमें आप मशरूम ले सकते हो। ठीक है, सो एनसीईआरटी क्या कहती है हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में, देखो आप, अपने हर सारे ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं या अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन differs depending on the type and availability of food as well how it is obtained by the organism। यानी कि किस तरह का वो फूड ले रहे हैं, फूड किस तरह का फूड उनके लिए अवेलेबल है, उस बेसिस पे जो उनका न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो डिफरेंट कट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, क्या खाना एक जगह पे मौजूद है, जैसे कि ग्रासेस हर्बीवोर्स के केस में, या खाना मोबाइल है like deers in case of carnivores, would allow for difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by cow। यानी वो खाने के लिए कौन सा न्यूट्रिटिव, क्या कुछ मैंने बोला सकिंग का काम करते हैं मस्कीटोज, है ना। तो इनका क्या हो गया, ये एक टाइप हो गया, कोई न्यूट्रिटिव अपैरेटस ये यूज कर रहे हैं। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाय विच द फूड इज टेकन इन and used by the organs। Some organs break down the food outside the body and then absorb it। यानी कुछ ऑर्गन क्या करते हैं, अपने फूड को बॉडी से बाहर ही तोड़ लेते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपने लिया था फंजाई का, जितने भी फंजाई होते हैं लाइक ब्रेड मोल्स, ईस्ट, मशरूम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है 2023 में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, ये एनसीईआरटी की लाइन पूछी गई है 2023 बोर्ड में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पे ये दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल्स आपको डिफरेंट मेंशन कर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि किसका ये फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का न्यूट्रिशन किसका होता है। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं पूरा खाना लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning। क्या लिया जा रहा है, उसको कैसे तोड़ा जा रहा है, वो डिपेंड करेगा बॉडी की फंक्शनिंग पे। सम अदर ऑर्गन डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनी विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना खाना
डिराइव करते हैं किसी प्लांट या एनिमल से बिना उनको इन्फेक्ट किए, बिना उनको मारे, ठीक है, बिना उनको किल किए। इनफैक्ट के स्पेशली हम क्या बोलेंगे, बिना उनको किल किए। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा, प्लांट के अंदर कस्कुटा जो होता है अमरबेल, और ह्यूमंस में अगर आप एनिमल्स के केस में देखो तो टिक्स, लाइस, लीचेस या टेप फॉर्म्स जो होती हैं, ये बिना किसी चीज को किल किए, आप किलिंग वर्ड यूज करोगे, बिना किसी ऑर्गेनिज्म को किल किए उससे अपने खाने को लेना, ठीक है। लिविंग बॉडी से खाना लेना बिना उसको किल किए, उसको क्या कहते हैं, हम है पैरासाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट प्लांट और एनिमल दोनों के केस में है। प्लांट के केस में अमरबेल जिसे कस्कुटा भी कहा जाता है, ये आप एग्जांपल ले लोगे। एनिमल्स के केस में टिक्स हैं, लाइस हैं, लीचेस हैं, टेपवर्म्स हैं, एक्सेट्रा, और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। यह हेट्रोट्रॉफ के बारे में यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है। तो हेट्रोट्रॉफ में भी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं, सिंगल सेल, और मल्टी सेल्ड भी होते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपना खाना इस सिंगल सेल से, उनका सारे ऑल फंक्शन परफॉर्म होंगे, जितने भी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगी, यानी उनके अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, फूड को लेने का, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी। तो सिंगल सेल में एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में किसका दिया गया है, अमीबा का और पैरामीशियम। आई रिमेम्बर कि पैरामीशियम का दिया गया है। हाँ, ये देखो आप, पैरामीशियम का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अमीबा के बारे में ये डायग्रामेटिकली बताया गया है यहाँ पर। ये देखो आप कि अमीबा अपना खाना कैसे ले रहा है। तो इसको देखो कि ये एक अमीबा है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है। हमने सेल चैप्टर में इस चीज को देखा है क्लास 9 के अंदर कि ये एंडोसाइटोसिस होती है। ये एक सिंगल सेल है, यानी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ये एक सेल है, यानी सेल के पास न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और इसका एक, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक सिंगल सेल, यही जो है ये इस तरह से, नेक्स्ट स्टेप पे आप देखोगे तो ये, अगर एक फूड इसके सामने रख दिया गया, लाइक, ठीक है, ये फूड है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका, ये ये इसमें ही देखा जाता है, ये फूड के अराउंड ऐसे बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या देखोगे आप फूड को अपने अंदर लेने का, ये चारों तरफ से ये फूड को कर रही है। फिर क्या होती है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है अब फूड को पूरे तरीके से अपने अंदर ले लेती है, ठीक है, एक वैक्यूल्स के अराउंड, ठीक है। कि क्या कौन सी प्रोसेस के थ्रू हुआ, एंडोसाइटोसिस हुई, एंडोसाइटोसिस, फूड को इंगल्फ करना, ठीक है। ये कहाँ देखा जा रहा है, अमीबा, यानी एक सिंगल सेल, इसके अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर या ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू ये खाने को इंगल्फ करिए, सिंगल सेल ही हेल्प कर रही है इस फूड को कैप्चर करने के लिए। यहाँ पे आप देखो इमेज में कि ये फूड पार्टिकल है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये सेल जो इसके अराउंड सीडोपोडिया बनाया है इसने, सीडोपोडिया मीन्स होता है फॉल्स फीड, सीडो मतलब होता है फॉल्स, सो फॉल्स फीड बनाती है। फिर फूड वैक्यूल इस बॉडी के अंदर बन जाता है, और ये फूड इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, ये फूड पार्टिकल। फिर फूड को क्या की, ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट करती है। ये फूड वैक्यूल्स में एंजाइम्स होते हैं जो इसका डाइजेशन फूड का करते हैं, और फिर जो इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, फिर इसी तरह ये प्रोसेस वापस ऐसे वापस जाएगी कि ये वैक्यूल बनेगा, और वैक्यूल के अंदर वेस्ट चले जाएंगे, और ये वेस्ट जो है बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे, यानी एक्सोसाइटोसिस ही प्रोसेस के थ्रू। यानी एक सिंगल सेल ही पूरा सारा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, खाने को लेने का भी और खाने को इजेक्ट करने का भी, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है कि वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को लेने में और निकालने में हेल्प करते हैं। तो होल्ड करने के लिए हम पहले हैंड का यूज करते हैं, हैंड से खाने को कहाँ डालते हैं, अपने माउथ में, माउथ से क्या होता है, खाने का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से, ठीक है। माउथ से खाना, फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे, अभी ह्यूमन डाइजेशन जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी की लाइन एग्जैक्टली क्या कह रही है,
द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में फूड जो है इंटायर सरफेस से लिया जाता है, बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज करती है, लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी बॉडी जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, अब सिंगल सेल से मल्टी सेल होती जाएगी, तो डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल अमीबा का लिया जा रहा है, जहां हमने पीछे देखा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिससे अब सूडोपोडिया कहते हैं, फूड पार्टिकल जो होता है अंदर ले लिया जाता है थ्रू फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बना के फूड पार्टिकल इस फूड वैक्यूल में जाता है, फूड वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करता है, ब्रोकन डाउन सिंपल उसको बनाता है और उसको साइटोप्लाज्म से डिफ्यूज कर देता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है रिमूव हो जाता है सरफेस ऑफ द सेल थ्रू आउट आउट। उसी तरह का एक वैक्यूल, फिर मैंने पीछे बताया था कि वैक्यूल बनेगा, उसमें अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस रखे जाएंगे, और जब जैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आएगा, इस एक पोर बनेगा और ये फूड बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस। पैरामीशियम जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका भी एक डिफिनेट शेप होता है। फूड जो होता है स्पेसिफिक स्पॉट से लिया जाता है, फूड जो होता है इस स्पेसिफिक स्पॉट से मूव करता है सीलिया की हेल्प से, जो कि कवर करता है इंटायर सरफेस को। अगर हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी बॉडी पे ऐसे पूरी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और अगर बॉडी पे पूरे बॉडी पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो इसको कहा जाता है सीलिया। ठीक है, और एक स्पॉट के थ्रू फूड को लिया जा रहा है, ये मेंशन किया गया। ठीक है, इन केस ऑफ पैरामीशियम। इन केस ऑफ ह्यूमंस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, या इसको आप कह सकते हो डाइजेशन इन ह्यूमंस। ओके, डाइजेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हो जाता है, माउथ से। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डाइजेशन जो है यहाँ स्टमक में जाने के बाद खाना गया तो डाइजेशन स्टार्ट होगा। डाइजेशन मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। तो फूड का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से ही, जैसे हम खाना माउथ में डालते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, माउथ। माउथ में क्या होता है, माउथ के में हमारे पास, जैसे ही आप खाने को फूड को माउथ में डालते हो तो आपको वाटरी सब्सटेंस खाने के साथ मिक्स होता है, वाटरी सब्सटेंस, जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड सेलाइवा, कॉल्ड सेलाइवा। ठीक है, ये आपके खाने के साथ मिक्स हो जाता है। खाने के साथ मिक्स होता है और खाने को क्या बनाता है, मॉइस्ट या सॉफ्ट बनाता है। मॉइस्ट करके इसे क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है खाने को। और आप अपने टीथ के हेल्प से खाने को ग्राइंड करके, ग्राइंडिंग का काम करते हो, खाने को तोड़ते हो, क्या करते हो, ब्रेक करते हो। खाना क्या होगा, ब्रेक, ग्राइंड करोगे, यानी जो फूड है आप उसको ब्रेक करोगे। ऐसा करते क्यों है, या डाइजेशन की प्रोसेस हो क्यों रही है, जो खाना हम बाहर से ले रहे हैं, जो खाना बाहर से ले रहे हैं, हमारी बॉडी जिस खाने को एब्जॉर्ब करती है, या जिससे जो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है, तो हमारी बॉडी जिस फॉर्म में फूड को लेती है और जो हम बाहर से खाना ले रहे हैं, उस दोनों का फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। तो इस खाने को, इस फूड को जो है हम कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है, यूजेबल फॉर्म में जिसमें बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है। जो खाना हमने खाया वो कॉम्प्लेक्स फूड था, कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको लेना बॉडी के लिए, इसको एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट, इसको एब्जॉर्ब करना, सप्लाई करना बॉडी के लिए आसान नहीं होता। तो इस फूड को, इस कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। तो डाइजेस्ट करके फिर डाइजेशन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है और बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ये खाना पहुंचाया जाता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस क्यों होती है, ये रीजन अब समझ आ रहा होगा। सेकेंड पॉइंट हमने मेंशन किया कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने खाना लिया, माउथ में गया, माउथ में हमारे सलाइवा होता है, इसके अलावा हमारे पास टंग होती है जो खाने को कम्प्लीटली मिक्स करती है, फूड को कम्प्लीटली मिक्स करती है सलाइवा से, वो खाने को मॉइस्ट बनाती है, और हमारे टीथ इस फूड को ब्रेक करते हैं, यानी अब खाने को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये सलाइवा आता कहाँ से है, सलाइवा कहाँ से आ रहा है, सलाइवा जो होता है वाटरी सब्सटेंस दैट इज सलाइवा, सलाइवा आ कहाँ से रहा है,
सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है माउथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है, माउथ में। तो ये यहाँ से सलाइवा आ रहा है। ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, जो सलाइवा होता है, ये कंटेन करता है, कंटेन एन एंजाइम, एन एंजाइम। और एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज। ये करता क्या है? स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं। हमने जो खाना कॉम्प्लेक्स फूड लिया, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट था हमारा माउथ, अब वहां से खाना कहाँ गया? फूड पाइप में, फूड पाइप में, ठीक है। स्वेलो करेंगे हम, खाने को अंदर लेंगे और फूड पाइप में खाना जाएगा। फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ है? अगर हम डायग्राम में देखें, आपने खाना यहाँ लिया, आपके माउथ में खाना आपने ली, सॉरी 1 मिनट, खाना यहाँ माउथ में हमने लिया, ठीक है। माउथ से खाना कहाँ गया? ये फूड पाइप में गया। दिस वन इज द फूड पाइप, ईसोफेगस, ठीक है, इसकी बात अब हम कर रहे हैं। सो खाना कहाँ गया? ईसोफेगस में, ठीक है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में खाना, ईसोफेगस से खाना कहाँ जाता है? स्टमक में। कहाँ जाता है? स्टमक में। किस मेथड से? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जिसकी थ्रू खाना फूड पाइप से स्टमक में मूव करता है, ठीक है। तो सेकंड हमारा होगा ईसोफेगस एंड थर्ड वन इज स्टमक। इसको आप याद रखना, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा और खाना जो है, ये देखो यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से आते ये पहुंच जाएगा हमारे स्टमक में, ठीक है। खाना कहाँ गया? स्टमक में। सो थर्ड वन इज द स्टमक, ठीक है, स्टमक। अब जब खाना स्टमक में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टमक की साइज बढ़ जाती है, स्टमक का साइज बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है। और स्टमक कैसा ऑर्गन है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। टंग, जैसे हमारी टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसी तरह स्टमक भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, स्टमक वॉल्स, ये जो है सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट जूसेस। क्या सिक्रीट करती हैं? जूसेस। स्टमक वॉल जो है सिक्रीट करती हैं जूसेस। क्यों, कैसे सिक्रीट करेंगी? कि इनके पास ग्लैंड्स होती हैं। स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनमें ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, जूस सिक्रीट करती हैं। अब डाइजेस्टिव जूस में कौन कौन से जूस सिक्रीट करती है? फर्स्ट वन इज पेप्सिन। ये क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है ये, यानी ये प्रोटीन पे काम करेगा, ठीक है। सेकंड क्या ये करती है? फर्स्ट पॉइंट में हम लिख देते हैं, या ए बी कर लेते हैं हम इसको, कि म्यूकस रिलीज करती है। स्टमक वॉल क्या करती है? म्यूकस को रिलीज करती है, ठीक है। अभी इसका फंक्शन भी हम बताएंगे क्या होता है। एंड सी, ये क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहा जाता है, इसको रिलीज करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज करती है? रीजन, कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये एक्टिवेट होगा हाईली एसिडिक मीडियम में। तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं ये रिलीज करती हैं एसिड, ताकि पेप्सिन जो एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो एक्टिवेट हो सके, ठीक है। और ये म्यूकस हेल्प क्या करती है? स्टमक जो वॉल्स होती है ना, क्योंकि ये हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, तो इससे जो है स्टमक वॉल जो होंगी वो इंजर खराब हो जाएंगी, ठीक है। स्टमक वॉल इफेक्ट करेंगी इस पे ड्यू टू द HCl। तो म्यूकस क्या करता है? स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा म्यूकस वॉल को।
इस तरह से आप समझ सकते हो कि HCl इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है कि इसके अंदर अगर आप एक ब्लेड डाल दोगे ना तो ये इसको कम्प्लीटली डिसॉल्व कर लेगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। अब इस तरह का एसिड आपके स्टमक में अगर है तो स्टमक वॉल को तो हमें प्रोटेक्ट करना होगा। तो नेचर ने क्या किया कि स्टमक वॉल से एक एसिड रिलीज होता है, दैट इज नॉट एसिड, म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, एसिड तो रिलीज होता है दैट इज HCl। इस HCl से स्टमक वॉल को बचाने के लिए म्यूकस रिलीज होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक वॉल को, ताकि एसिड का इस पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए। ठीक है, और पेप्सिन और स्टमक क्यों रिलीज करता है HCl? रीजन कि इस पेप्सिन एंजाइम को ये एक्टिवेट कर सके। HCl क्या करता है, आप कहीं पे लिख सकते हो, एसिडिक मीडियम मीडियम ऑफ द stomach helps in the activation of activation of pepsin एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम एग्जैक्टली करता क्या है, यहाँ पे आप लिख चुके हो कि पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट, खाना जो है आपके स्टमक से अब कहाँ मूव कर रहा है, स्टमक से खाना कहाँ जा रहा है, थर्ड पॉइंट था स्टमक। स्टमक से खाना कहाँ गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना मूव करता है तो यहाँ हम मेंशन करेंगे फूड एग्जिट फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था। स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर नॉट सी नहीं होगा, मसल्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन है कि स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो थ्रू स्फिंक्टर मसल जो है ये रेगुलेट करती हैं। तो क्वेश्चन आपका जो बोर्ड में PYQ जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि स्फिंक्टर मसल कहाँ प्रेजेंट होती हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे कि स्फिंक्टर मसल डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे और कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि खाना जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है तो ऐसा नहीं है कि जितना खाना हमने खाया पूरा खाना एक बार में स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा खाना मूव करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितना, थोड़ा थोड़ा। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं। लाइक ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये हर्बीवोर्स में और कार्निवोर्स में, ये लॉन्गेस्ट पार्ट तो है लेकिन हर्बीवोर्स में ये ज्यादा, इनकी लेंथ और ज्यादा होती है। ये यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई लेंथ एग्जैक्टली हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसकी इतनी ही लेंथ है। हम कहेंगे कि हर्बीवोर्स में जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, मैं एसआई लिख रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो होती है लॉन्ग होती है। ठीक है, किस लिए, फॉर सेलुलोज डाइजेशन, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं और पेड़ पौधों में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सेलुलोज के डाइजेशन के लिए इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वो क्या होती हैं, लार्जर होती हैं, या आप कह सकते हो लॉन्ग या लार्जर होती है फॉर सेलुलोज डाइजेशन। जबकि मीट का डाइजेशन आसानी उससे होता है। तो कार्निवोर्स में हैव शॉर्ट इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स में जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्ट होती हैं। ठीक है, बिकॉज, आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज मीट या फ्लैश डाइजेस्ट इजियर इन कंपैरिजन टू सेलुलोज। ठीक है, डाइजेस्ट इजिली या इजियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, 1 मिनट। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हम करते हैं कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्दर क्या फंक्शन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। इंटेस्टाइन
ये फंक्शंस है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन, किस चीज का डाइजेशन होगा? फैट्स का, प्रोटीन्स का, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का। इनका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? कंप्लीट डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनका कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो रिसीव करती है डाइजेस्टिव जूसेस, कहाँ से? रिसीव सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन रिसीव करती है? हम पीछे जाके, बैक जाके इमेज से देखते हैं कि ये जो लीवर होता है लीवर, लीवर से लीवर रिलीज क्या करता है? लीवर बाइल जूस, ठीक है। तो जो बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो स्टमक हमारी पोजीशन यहाँ पर है, तो ये बाइल जो है ये स्टमक में ना के, हमने क्या बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन, ठीक है। ये बाइल जो होता है यहाँ पे सिक्रीट करता है। दूसरा जो पैंक्रियाज होते हैं, दिस वन, ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ये देखो आप, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस, यहाँ से पैंक्रियाज जो होते हैं, पैंक्रियाज भी जो अपने एंजाइम से होते हैं, जो भी सिक्रीशन होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ कहाँ से सिक्रीशन रिसीव करती है? रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, कहाँ कहाँ से सिक्रीशन? लीवर से और पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज और लीवर का जो सिक्रीशन होता है इनके जो इनका अपना जो भी सिक्रीशन होता है, ये कहाँ पे रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम? पैंक्रियाज एंड लीवर से ये सिक्रीशन रिसीव करते हैं, ठीक है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हम स्मॉल इंटेस्टाइन लिख देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा कि फैट एंड कि जो आपका जो खाना स्टमक से आ रहा है, स्टमक से जो भी फूड आ रहा है वो हाईली एसिडिक होगा। हाईली एसिडिक था क्योंकि स्टमक का मीडियम क्या था? हाईली एसिडिक। तो जो फूड स्टमक से आ रहा है वो हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। तो इस खाने को एल्कलाइन बनाना है हमें। क्या बनाना है? एल्केलाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम कैसा होना चाहिए? एल्कलाइन। तो इसका काम, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? लीवर से जो सिक्रीशन है, दैट इज लीवर सिक्रीट क्या करता है? अगर हम एक सिक्रीशन के बारे में सिंपली लिख लें कि लीवर क्या सिक्रीट करता है, 1 मिनट, कि लीवर जो होता है, हम एक पॉइंट बना के इसको लिख लेते हैं, लीवर, ठीक है। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है? लीवर का सिक्रीशन क्या है? बाइल जूस एंड बाइल साल्ट, सॉरी, बाइल साल्ट, ठीक है, बाइल साल्ट, ठीक। पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है? पैंक्रियाज से किस चीज का सिक्रीशन होता है? पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाज सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब इस पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं, कंटेन एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिन, ठीक है, एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन फंक्शन किस पे करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में। प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है ट्रिप्सिन, प्रोटीन डाइजेशन। और लाइपेज करता है, ब्रेक करता है इमल्सिफाइड फैट को, ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। सो अब आप ये देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता क्या है? जो फैट्स होते हैं, फैट्स प्रेजेंट
in the small intestine in the form of large globules। इसका मतलब क्या हुआ, जो फैट्स होंगे वो बड़े बड़े फैट्स, लार्ज ग्लोब्यूल्स फ्लैट के प्रेजेंट होंगे, लार्ज ग्लोब्यूल्स। ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम्स इन पे आसानी से काम नहीं कर सकते, विच मेक्स एंजाइम्स डिफिकल्ट टू एक्ट ऑन इट। ओके, टू एक्ट ऑन इट होगा क्या, तो बाइल जो जूस होता है, द बाइल ब्रेक्स देम इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, यानी इसको तोड़ देगा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ताकि एंजाइम्स इस पे आसानी से काम कर सके, ग्लोब्यूल्स। ओके, वेट वेट अ मिनट। बाइल जो होता है ब्रेक करता है, ब्रेक देम स्मॉल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ताकि एंजाइम्स इस पे फंक्शन कर सके। तो बाइल का फंक्शन क्या होता है कि बाइल क्या करता है, फैट्स जो होते हैं इनके लार्ज ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करता है, कहाँ, और स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, स्मॉल ब्रेक्स देम इनटू, ताकि जो एंजाइम्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स, जो पैंक्रियाज से जो एंजाइम्स आते हैं, दैट इज लाइपेज, जो कि फैट पे फर्दर वर्क करेगा, वो उस पे काम कर सके। तो क्या किया, thus increasing the increasing the efficiency of enzyme to act। ठीक है, दूसरा बाइल क्या करता है, जो बाइल जूस होता है वो मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। अभी हमने पहले पढ़ा ना कि फूड जो जो फूड स्टमक से होता है आता है वो काफी हाईली एसिडिक होता है, तो इस मीडियम को अल्कलाइन बनाना है। अल्कलाइन क्यों एसिडिक पहले मीडियम बना, क्यों, रीजन क्या था एसिडिक मीडियम होने का, कि यहाँ पे पेप्सिन को काम करना था। हाईली एसिडिक मीडियम होता है तो पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है। ठीक है, अब अल्कलाइन मीडियम क्यों बनाना है, क्योंकि जो एंजाइम है दैट इज लाइपेज, जो लाइपेज एंजाइम है, जो कहाँ से आता है, पैंक्रियाज से आता है। ठीक है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है, उस पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा कि लाइपेज और ट्रिप्सिन होता है। यहाँ आपने मेंशन किया ना कि लाइपेज और ट्रिप्सिन होता है, तो ये लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये ये लाइपेज जो होता है फर्दर एक्ट करेगा फैट पर। ठीक है, ये इमल्सिफाइड फैट को फर्दर ब्रेक करेगा। सो इसके मीडियम को, स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को मेंशन करते हैं मैम, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है इसको अल्कलाइन बनाने में भी बाइल जूस हेल्प करता है। सो बाइल ऑल्सो हेल्प्स हेल्प्स टू मेक द मीडियम, या टू मेक द मीडियम अल्कलाइन। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को अल्कलाइन बनाने में भी कौन हेल्प करता है, बाइल हेल्प करता है। रीजन हम लिखेंगे, एज द फूड कम्स फ्रॉम द स्टमक इज हाईली एसिडिक। और ऐसा बाइल करता क्यों है, इसका रीजन हम नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कर लेंगे। 1 minute। फॉर pancreatic enzyme to act on it। Okay, pancreatic enzymes to act on it। okay, लास्ट हमने यहाँ पे ये भी देखा कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, जो पैंक्रियाटिक जो जूस होता है उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं दैट इज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके पहले हमने स्टमक में देखा कि प्रोटीन का डाइजेशन वहां भी हो रहा होता है।
आपने देखा है ना, हमने लास्ट पढ़ा कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन को करता है। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है। कहाँ, किससे? पैंक्रियाटिक जूस से। और पैंक्रियाटिक जूस में किससे स्पेशली ट्रिप्सिन हेल्प करता है। पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होता है, दैट एंजाइम नेम इज ट्रिप्सिन, दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द प्रोटीन फर्दर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। और लाइपेज जो एंजाइम है, पहले जो हमारा बाइल जूस है वो फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यही जो हमारा फैट जो फर्दर इमल्सिफाइड फैट होगा उस पे काम कौन करता है? दिस लाइपेज। इसको फर्दर ब्रेक करेगा। ठीक है। आई विश इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। वॉल्स ऑफ द, अभी तक हमने पढ़ा था कि पैंक्रियाटिक जूस अपना सिक्रीशन कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैंक्रियाज कर रहा है और लीवर कर रहा है। अब वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन भी, इंटेस्टाइन उनके पास भी अपनी ग्लैंड्स होती हैं, हैविंग ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स अगर है तो ये भी सिक्रीशन करेंगे, तो सिक्रीट करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं? इंटेस्टाइनल जूस। ओके। ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? द एंजाइम प्रेजेंट इन इट, ये कन्वर्ट करते हैं किसको? प्रोटीन को। कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं, यानी इंटेस्टाइनल जूस फर्दर वर्क करते हैं और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड में, जिसे हम ए भी लिख सकते थे। ठीक है। और फैट्स को फैटी एसिड में। ये वो फॉर्म्स है जिसको अब बॉडी सेल्स जो होंगी एक्सेप्ट करेंगी। एंड द कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको करेंगे ग्लूकोज में। ये वो फॉर्म्स है जिनको बॉडी अब एक्सेप्ट करेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं हम, है नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या मेंशन करेंगे? वेट 1 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? द डाइजेस्टेड फूड। अब खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है, तो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप, टेकन अप बाय द walls of the small intestine, walls of the small intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड को टेकन अप कर लेगी, ले लेगी, और इसे डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंचाएगी। इंटेस्टाइन कैसे पहुंचाएगी? एक पॉइंट हमारे ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल intestine have finger like projection, finger like projections होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं क्या है? कॉल्ड विलाई, या विली भी कहते हैं, विली, विलाई, वॉट एवर यू कैन से। ठीक है। ये क्या करते हैं? इन विलाई के पास कहा जाता है, विलाई जो होते हैं ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो विलाई का फंक्शन क्या होता है? विलाई increase the surface area, increase the surface area, surface area for the absorption of food, surface area। और ये विलाई जो होते हैं ये सप्लाई होते हैं ब्लड वेसल्स से। विलाई आर रिचली सप्लाइज विथ, विलाई आर richly supplied with blood vessels। okay, supply with blood vessel। ठीक है। अब ये अगर ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स जो होंगी ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, सेल्स टू सेल्स ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है। ये ब्लड वेसल्स, खाना अभी क्या हुआ, हमने खाना लिया, खाने न्यूट्रिशन प्रोसेस हमने देखी, देन डाइजेशन देखा, डाइजेशन के बाद खाने का एब्जॉर्प्शन देखा, कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में
कंप्लीट फूड का डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होता है। और रेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं और उसका जो वाटर होता है वो मूव आउट कर दिया जाता है, कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से कहाँ चला गया ये, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ गया अब, लार्ज इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर वॉल्स पे हमने देखा कि जब खाना कंप्लीट, जब फूड का जो सबसे फूड जो है, ये प्रोटीन्स जो है वो टूट गई आपकी अमाइनो एसिड में, ठीक है, प्रोटीन्स किस में ब्रेक हो गई, अमाइनो एसिड्स में। और फैट्स जो है वो टूट गए किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वहां पे हमने देखा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं विलाई। ये विलाई हेल्प करते हैं फूड के एब्जॉर्प्शन में, और इन विलाई जो होते हैं रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल से। ये ब्लड वेसल हेल्प करती हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में सेल टू सेल्स तक। अगर हमने छोटा सा एक डायग्राम बनाए, लाइक देखो आपकी, कलर चेंज करते हैं, कि ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो कहा जाता है इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे। ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाने को लेकर ये सेल टू सेल ये पहुंचाने का काम होता है। ये विलाई जो होते हैं रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स, मान लो ये आपकी, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो खाना यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ और बॉडी सेल्स तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा, सेल टू सेल पहुंचेगा, ठीक है, सेल्स से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स तक अब खाना पहुंचेगा। ये थी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये था हमारा फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन था, इसको बोल दिया गया विलाई, और ये जितनी सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स से, ठीक है। अब हमने क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, कि खाना हमारा मूव कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जब हम कह रहे हैं कि हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जा रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है। सो नाउ वी कैन सी कि व्हाट फंक्शन कैन बी परफॉर्म बाय द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंच गया, तो कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में मोर विलाई होते हैं, मोर विलाई। खाना तो एब्जॉर्ब हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, अब क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन तो अभी नहीं हुआ, तो रेस्ट जो खाना होगा मूव करेगा लार्ज द, यहाँ पे हम लिख लेंगे अन द अनएब्जॉर्ब, जो खाना जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ, जिसे एब्जॉर्ब नहीं करना था, एब्जॉर्ब फूड जो है मूव कहाँ कर गया, मूव सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, मोर विलाई प्रेजेंट है, तो एब्जॉर्ब करेंगे ये वाटर फ्रॉम द फ्रॉम द मटीरियल। अब जो खाना आगे जो जा रहा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब पार्ट है, उसमें जो पानी होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होगा कि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द फूड एंड एब्जॉर्ब फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। अब लार्ज इंटेस्टाइन से खाना कहाँ पहुंच रहा है, एनस की तरफ मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, एनस। तो एनस में क्या होगा, यहाँ से वेस्ट जो होगा बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ, एनस क्या करता है, एग्जिट करता है वेस्ट को, ठीक है, मटीरियल। अब जो खाने में जितनी चीजें थी, जो उसका जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें थी वो एब्जॉर्ब हो गई, अनएब्जॉर्ब चीज लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दी गई, लार्ज इंटेस्टाइन ने सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। रेस्ट जो चीजें जितनी बच गई उसे एनएस के थ्रू एक्सपेल्ड आउट कर दिया गया, दैट इज उसको हम क्या कहेंगे, वेस्ट, ठीक है। और यहाँ से एक्सक्रीशन का काम हो रहा है, एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है, तो एग्जिट वेस्ट मटीरियल। और इसको रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेटेड बाय, यहाँ से एग्जिट करने का काम इसको रेगुलेट कौन करेगा, एनल स्प्लिंटर, ठीक है, एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ ये
पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, स्फिंक्टर मसल का यूज हो रहा है। तो एनस के पास हमने स्फिंक्टर मसल के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने कहाँ पढ़ा था, स्टमक में पढ़ा था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखना कि स्टमक में जब खाना स्टमक से एग्जिट हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे स्फिंक्टर मसल्स काम कर रही, जब एनस से खाना बाहर निकल रहा है तो वहां भी स्फिंक्टर मसल्स काम कर रही हैं। तो ये एमसीक्यूज पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन है आपका। कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड इस चैप्टर के सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पहले जिसकी बात हम कर रहे थे उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्फिंक्टर मसल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। तो अभी हमने रिवीजन किया कि स्टमक और एनस रीजन में, जब खाना एनस से बाहर वेस्ट आउट मटेरियल को बाहर किया जाता है और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है, यहाँ दोनों जगह स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। ओके, इसके पहले हम अभी हम एक सीक्वेंस में फॉलो करते हैं क्वेश्चंस को। वाटर इन द रूट इंटर्स ड्यू टू, वाटर हमने पढ़ा कि प्लांट के अंदर जो एक्सचेंज होती है चीजों का, एक्सचेंज जो होता है वो थ्रू स्टोमेटा होता है, स्पेशली स्टोमेटा से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जो फर्दर एक्सचेंज होता है वो किस मेथड से होता है, हमने पढ़ा था वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। तो यहाँ आप देखो ऑप्शंस है, water in the root enter due to the function of the root to absorb water, difference in the concentration of ion between the root and the soil, excess water present in the soil and diffusion of water in the roots। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा, दिस वन। ठीक है, गैसियस डिफ्यूजन से होता है वाटर का डिफ्यूजन। यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट भी यहाँ पे जा रहा है, इसको हम देखेंगे फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द इवेंट दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपने देखी पीछे, इसमें से क्या नहीं होता, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब। ये नॉट पे ध्यान देना कि इसमें से कौन सा नहीं होता, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ क्या मेंशन है, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, तो ये गलत है, तो नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब्ड इट, ये पार्ट हमने ऊपर पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, 1 मिनट, ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ये हमारा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था ना ये पॉइंट कि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2023 के पीवाईक्यू में। हमने ये क्वेश्चन अभी यहाँ देखा, क्या देखा, एक मिनट, कि कौन सा ऑर्गेन जो है फूड को फूड बॉडी से बाहर रखता है और जिससे डाइजेस्ट करता है देन एब्जॉर्ब करता है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो फंगस होते हैं, तो फंजाई राइजोपस, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, यानी ऑक्सीजन नहीं होगी, वन इन द डार्क एंड अदर इन द सनलाइट। ठीक है, ऑक्सीजन फ्री है यानी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एक को डार्क में रख दिया गया और एक को सनलाइट में रख दिया। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट केप्ट इन डार्क कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर, जो डार्क में रखा गया वो क्यों नहीं सर्वाइव करेगा, उसका रीजन देने को पूछा है। तो मैं सिंपली बस छोटा सा एक चीज आपको मेंशन कर दूं कि प्लांट जो है जब तक लाइट में था उसने अपना स्टार्च बनाया, और जब वो डार्क में जाएगा तो वो उस स्टार्च को यूज करेगा। अब वो उस प्लांट के पास ना ही ऑक्सीजन है कुछ भी नहीं है, तो जब तक ये स्टार्च उसके पास अवेलेबल होगा प्लांट जो है कुछ देर सरवाइव करेगा, लेकिन जैसे ये स्टार्च खत्म हो जाएगा प्लांट जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएगा और प्लांट फाइनली डाई कर जाएगा। जबकि जो प्लांट आपने
सनलाइट में रखा, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जस्टिफाई करोगे अपने आंसर को। नेक्स्ट क्या है, गिव टू रीजन व्हाई बाइल जूस इज कंसीडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट सिक्रीशन ऑफ लीवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बाइल जूस का फंक्शन हमने क्या क्या पढ़ा कि बाइल जूस क्या क्या करता है। बाइल जूस जो होता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। इसके अलावा बाइल जूस जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि बाइल जूस जो होता है एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन बनाता है। कैसा बनाता है, एल्कलाइन, ताकि उस पे जो जो एंजाइम्स आ रहे हैं आपके पैंक्रियाज से वो उस पे, दैट इज लाइपेज, वो उस पे फंक्शन कर सकें। ठीक है, तो ये क्या इसका फंक्शन, बाइल का फंक्शन हो गया। ठीक है, ये सिक्रीशन कहाँ से होता है, लीवर से। स्टोर कहाँ होता है बाइल, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स टूटेंगे नहीं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, तो जो एंजाइम्स है पैंक्रियाज के वो उस पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ना ही ये एंजाइम काम कर पाएंगे अगर ये एसिडिक मीडियम रहा तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है बाइल का। नेक्स्ट क्या है, व्हाई डू द हार्बीवोर्स नीड लॉन्गर इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्निवोर्स। ये भी हमने पढ़ा है इंटेस्टाइन, जब चैप्टर इंटेस्टाइन के बारे में, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो हार्बीवोर्स होती हैं उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। रीजन की जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं उनको डाइजेशन करना होता है सेल्यूलोज का। ठीक है, और कार्निवोर्स मीट का डाइजेशन आसानी से हो जाता है इन कंपैरिजन टू सेल्यूलोज, इसलिए हर्बीवोर्स की जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे आप आंसर जस्टिफाई करोगे। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या कर रहा है, कह रहा है three types of substances secreted by the gastric gland and state the role of each in the digestion of food in alimentary canal of human beings। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन कौन से, तो आपने देखा था कि स्टमक जो है वो तीन क्या क्या रिलीज कर रहा था, एक एचसीएल रिलीज कर रहा था, दूसरा पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा म्यूकस। तो इसका आप फंक्शन लिख दोगे और ये सिक्रीशन लिख दोगे कि स्टमक की वॉल से ये गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट हो रहे थे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कि हमने अब तक पीछे जो पढ़ा उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट अब इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट यानी गलत है। इस चीज को हमेशा पॉइंट आउट ऑफ करना, जब इनकरेक्ट बोले तो इसको ऐसे सर्कल कर लेना। करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। एनर्जी लिविंग बीइंग को क्यों जरूरत होती है, मेंटेन लाइफ प्रोसेस, टू ग्रो, रिपेयर worn आउट टिश्यू ऑफ द बॉडी, या सिंथेसाइज वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए होती है, ग्रोथ के लिए होती है। worn आउट टिश्यूज यानी जो टिश्यूज हमारे ओल्ड हो गए उनको रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल उसका पार्ट है कि जो वेस्ट बन जाता है वहां पे, लेकिन इसको सिंथेसिस करना स्पेशली ये जो होता है, एनर्जी का कोई एनर्जी इसके लिए स्पेशली रिक्वायर्ड नहीं होती, तो हमारा ये पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स हमने एग्जांपल क्या पढ़ा था कि दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का फर्दर एग्जांपल क्या था, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, है ना। और एक और हमने पढ़ा था सैप्रोफाइट्स। तो प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा था जो प्लांट्स होते हैं या कुछ बैक्टीरियाज लाइक साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं, ये इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाटर इन द रूट इंटर्स ड्यू टू। तो गैसियस एक्सचेंज तो हमारा होता है रूट सरफेस और स्टेम से भी। मे बी यहाँ पे ये आंसर आयन का कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आयन में कंसंट्रेशन में डिफरेंस भी जो होता है वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होगा। ठीक है, water in the roots enter due to the diffusion of water into the roots। इसको एक बार हमें देखना होगा। ठीक है, दोनों बात एक सी ही कह रही है। जब ये देखो आप कि जब डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन में तभी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता है, कोई चीज हाई से लो की तरफ मूव करती है, और इसी प्रोसेस को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। कोई चीज बिना एनर्जी के अपने हाई से
लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज मूव करे, या वो गैसेस हो या वाटर हो, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो एक पॉइंट ये भी लग रहा है और एक पॉइंट ये भी लग रहा है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट्स। तो वाटर तो डिफ्यूज होगा, आयंस में ही कंसंट्रेशन जब चेंज होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो ये मूवमेंट होगा। ये दोनों पॉइंट्स है, इसमें एग्जैक्ट क्या है सीबीएसई बता रहा है आंसर को, ये एक बार देखना होगा हमें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमें अपनी स्टडी फोकस्ड होकर करनी है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए हमें एनसीईआरटी की लाइंस को ध्यान में रखना है, और हमें ये पॉइंट याद रखना है, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सो हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है ताकि हम ये बोर्ड एग्जाम अच्छे मार्क्स से डिस्टिंक्शन से पास कर सके। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं रिपीटली इसका आंसर करूंगी। ठीक है, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।